को ऐड कर दिया, बाकी जो खाली पोर्शन बचा वो d माइनस टी का बचा और इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक है पर उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, एयर है। तो अब ये बन गया दो डाइलेक्ट्रिक जिसमें एक में इनफाइनाइट चल रहा है और एक में 1 चल रहा है। अब आप के इक्विवेलेंट निकालो। के इक्विवेलेंट, अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सीरीज वाला चलेगा क्योंकि ये इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंसेस को, तो सीरीज वाला फॉर्मूला सिग्मा डी या सिग्मा टी बाय सिग्मा टी बाय के या डी बाय के, जो मर्जी है वो लिखो, क्या फर्क पड़ता है। सिग्मा डी जोड़ने पर बनेगा टोटल डिस्टेंस यानी डी। अब हर का डी बाय के लेना है, तो इसका डी बाय के हो गया 0 क्योंकि टी बाय इन्फिनिटी बनेगा 0 और इसका डी बाय के बना डी माइनस टी बाय के, ऊपर चला गया के। तो आपके पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई और के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई डी टाइम्स के बाय डी माइनस टी। अब आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बस इसमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू डालो जो आपने ऊपर निकाली है, काम खत्म, आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। और मुद्दा ये रहा कि अगर हम एक कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इतना पार्ट का कैपेसिटी बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ इतने का कैपेसिटी आता है, तो डायरेक्टली लिख लो ना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, किसने रोका है? तो अगर बीच में कंडक्टर मिल जाए उतना पोर्शन उड़ा दो, ठीक है ना, जैसे सवाल उड़ाते हैं ना वैसे उतना पोर्शन कंडक्टर का जो भी पोर्शन है उसको हटा दो, रिमेनिंग पार्ट की कैपेसिटी ले लो, वही आंसर। अब अगर आपने पूरा ही कंडक्टर भर दिया उसके अंदर, ऐसे करके स्प्रिंग जोड़ दिया या वायर जोड़ दिया या व्हाटएवर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी से दोनों प्लेट को जोड़ दिया, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। पॉइंट समझ आ गया? हाँ या ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। सर्किट, अब सीखो इसको सीआर सर्किट को, ठीक है ना। सीआर सर्किट में दो स्टेट्स आती हैं, एक आती है हमारी पहले तो जनरल स्टेट की बात कर लेते हैं। हमने एक कैपेसिटर और रजिस्टर को, कैपेसिटर अपना वही 0 चार्ज वाला था, ठीक है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने धीरे धीरे से चार्ज देना स्टार्ट किया और किसी टाइम इंस्टेंट पर इस पर चार्ज क्यों आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो मैं डायग्राम हटा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये तो t = 0 का स्टेटस था। अब किसी भी जनरल टाइम पर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आया वो हमने क्यू माना, सर्किट के अंदर जो करंट आया वो हमने dq/dt ले लिया। इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज और इसकी जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, Q0 1 - e⁻ t /τ। ये टाउ नहीं टाउ, ठीक है ना, तो ये टाउ CR के बराबर होता है। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट और इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन टाइम जैसा होता है, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। डिफरेंशिएट करने पर करंट की इक्वेशन आती है, वो आती है I0 e⁻ t /τ। ये दो इक्वेशंस रही। अब सुनो ध्यान से, I0 को बोलते हैं मैक्सिमम करंट और Q0 को बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज। इन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं रटे रहने चाहिए, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होगी CE और मैक्सिमम करंट I0 की वैल्यू होगी E/R। ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से एक है। अब आप आगे ग्राफ देखो, इसका जो ग्राफ बनता है वह एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बनता है। अब एक बड़ी खतरनाक ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस ग्राफ में अगर हम यहाँ पर टेंजेंट बनाएं तो ये टेंजेंट का जो स्लोप है, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर हम कैलकुलेट करें tan θ0 तो ये होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो स्लोप एट t = 0, ये स्लोप जो हमें मिलेगा, अब किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx, तो वो हो गया dq/dt और dq/dt और कुछ तोड़ना, वो तो हो गया I0 और I0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई E/R। तो t = 0 पर मिला हुआ स्लोप हमें I0 के बारे में जानकारी देता है। जितना स्लोप ज्यादा उतना E/R ज्यादा, ठीक है ना, ये अच्छी तरह समझना। जितना स्लोप कम, अब स्लोप कम ज्यादा कैसे होगा, लाइन जितना वर्टिकल होगी स्लोप ज्यादा, जितना हॉरिजॉन्टल होगी स्लोप कम, तो जितना स्लोप ज्यादा उतना E/R का फैक्टर ज्यादा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। Q0 को हम बोलते हैं वही पुराना मैक्सिमम चार्ज, फॉर्मूला हो गया CE। अगर हम Q0 को इससे डिवाइड करें, यानी Q0 को अगर हम tan θ0 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा जानते हो, CE डिवाइडेड बाय tan θ0 यानी इनिशियल स्लोप यानी E/R। यहां से हमें मिलेगा CR, दैट मींस टाउ। तो अगर हम इसको इस tan θ0 से डिवाइड करें, इनिशियल स्लोप से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगा टाइम कांस्टेंट टाउ का वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ग्राफ में बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए वो लॉजिकल सवाल छोड़ देते हैं इसके। तो अब देखना कैसे कंप्लीट करते हैं। अब इस सवाल को, इस सवाल के अंदर मैंने क्या क्या दे दिया, θ0 दे दिया, Q0 दे दिया, क्या क्या पूछूंगा गैस कर लो। अगर मैंने ये दे दिया R का वैल्यू समझो, सबसे पहले इनिशियल स्लोप पर अप्लाई किया, इसलिए R2 > R1 है। देख रहे हो ना कैसे लॉजिक लगते हैं सवाल के अंदर, अपने आप कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। आप सीखते जाओ आगे। नेक्स्ट दूसरी स्टेप, दोनों के मैक्सिमम चार्ज सेम है,
तो क्यू नॉट दोनों के लिए सेम है, इसलिए क्यू नॉट की जगह हमने डाला सीई, ये सेम हो गया, इसलिए C का वैल्यू भी सेम हो गया, सिंस E सेम तो C1 इक्वल्स टू C2 हो गया। ऐसे करते हैं सवाल को। तो देखो ग्राफ के अंदर हम लोग कितने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। थर्ड स्टेप, अब ये चीज मैंने जब वीडियो लेक्चर में पढ़ाई थी भयानक एलैबोरेट कर दी थी, ठीक है ना। तो जो वीडियो लेक्चर वाले बच्चे होंगे या क्लासरूम वाले बच्चे होंगे उन सबको पता होगा कैसे ये ग्राफ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं क्लास के अंदर, और मेरे ख्याल से उनके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। अब लास्ट चीज आती है थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं और टाइम कॉन्स्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइम कॉन्स्टेंट क्या दिया था, Q नॉट बाय टेन थीटा नॉट। अब Q नॉट बाय टेन थीटा नॉट, हमें नहीं पता कि किसका Q बाय टेन थीटा बड़ा है, दोनों का फॉर्मूला यहां पर सब्स्टिट्यूट करो और इसका फॉर्मूला आ जाएगा CR। अब C तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना, पर R दोनों का अलग अलग है, जिसका R ज्यादा उसका टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा, यानी टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। तो अब ये है डिके ऑफ चार्ज का कांसेप्ट, ठीक है ना। बिल्कुल सेम तरीका हमारा डिके ऑफ चार्ज में लगता है, बस खाली इसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से हम डिस्चार्ज करा देते हैं, बस यहाँ पर इक्वेशन ग्रोथ की जगह डिके किया जाती है और ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बन जाते हैं। बाकी सब एज इट इज सेम है, आई नॉट की वैल्यू भी वही है, क्यू नॉट का फॉर्मूला भी हमारा सेम है, बस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है। तो ये अब आप याद कर लेना इक्वेशंस को। अब हम चलते हैं CR सर्किट के मेन कंसेप्ट पर जो एग्जाम के अंदर हमारा आता है, वो है सर्किट दे रखा है। ये मतलब सवाल ही अपने आप में एज इट इज पूछ लिया जाता है, बट मैं इससे थ्योरी पढ़ाता हूं। तो देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ CR सर्किट के अंदर क्या होता है कि ये हमारी इसमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है। इनिशियल स्टेट मतलब t इक्वल टू 0 की स्टेट। इस स्टेट पर क्या होता है, कैपेसिटर से पास करने वाला करंट मैक्सिमम होता है, चार्ज होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कैपेसिटर बाय वायर और सर्किट का मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नारा लगाते हैं कैपेसिटर हटाओ वायर लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सर्किट को कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं बाय वायर। तो आपने कैपेसिटर की जगह वायर लगाई, अब आप सर्किट का मैक्सिमम करंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब ये क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो सवाल हो गया, रेजिस्टेंस निकालो R/2 और R सीरीज के अंदर 3R/2, तो करंट का बेटा वैल्यू आ गया V/3R और ऊपर गया 2। अब फिर इस करंट को आगे लेकर चलो और दो इक्वल पार्ट में ये करंट डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट इसलिए क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम लगे हुए हैं, तो इधर करंट गया V/3R और इधर गया V/3R। इतने में आपके 4 नंबर तैयार है ना। तो ये 4 नंबर यहाँ पर इनिशियल करंट यानी मैक्सिमम करंट को पूछ करके मिल जाते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट या फाइनल स्टेट वो स्टेट होती है जहां कैपेसिटर का पेट पूरा भर जाता है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर अपना पेट भरते ही दूसरे वाले साइड में रेजिस्टेंस जो लगा हुआ होता है उसको बर्बाद कर देता है। कहते ना भाई अब तेरे को नहीं खाना, ठीक है ना, अब तू नहीं खा सकता, मैंने पूरा पेट भर लिया है, अब तेरे को भी भूखा रहना पड़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होता है उससे पास करने वाला करंट 0 हो जाता है। तो तरीका ये है, कैपेसिटर का पेट पूरा भरो, चार्ज से खाओ और रास्ता बिल्ली की तरह काट दो कि ना भाई अब करंट इधर से नहीं जा सकता, करंट का वैल्यू 0 कर दो। अच्छा करंट यहां से तो नहीं जा सकता, पर ये थोड़ा ना बोला करंट ही नहीं जा सकता, जहां रास्ता मिलेगा करंट तो अपना रास्ता तैयार कर लेता है। जैसे हम अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं तो वैसे ही करंट बड़ा स्मार्ट है, ये अपना रास्ता हर जगह तैयार कर लेता है। कहता इधर चला मैं उधर चला फिर इधर चला फिर इधर चला और पता नहीं किधर किधर चला और वापस घर में घुस गया। तो ये करंट यहां से होता हुआ वापस से बैटरी के अंदर रवाना हो गया। इस करंट का वैल्यू मेरे पास I है। अब हमें इस I की वैल्यू पहले निकालनी है। I की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा V/2R। एम क्या है यहाँ पर, हम I क्यों निकाल रहे हैं, क्या हमसे I पूछेगा, नहीं पूछेगा, वो हमसे Q नॉट पूछेगा। इस Q नॉट को निकालने का एक ही तरीका है, टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम चार्ज वी हैव टू यूज KVL। हम इस ब्रांच के अंदर KVL यूज करेंगे, या तो डायरेक्ट कर लो कि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज सेम है, ये सबसे सस्ता तरीका है, ठीक है ना, आसान से एक लाइन में खत्म हो जाता है। इसका वोल्टेज लिखोगे तो यहाँ पर आएगा Q नॉट बाई C, ये तो बेचारा बर्बाद हो गया, ठीक है ना, इसके पास 0 हो गया। तो आप डायरेक्ट कर लो Q नॉट बाई C और साथ में दूसरा वाला 0 इज इक्वल्स टू सामने वाला वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू IR। ये तभी लिख पाओगे ना जब I बताओ, इसलिए हमें I निकालना होता है, ठीक है ना, आसान से एक लाइन में खत्म हो जाता है।